बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज की खबरें इंतहाई अफसोसनाक हैं, जिसमें ज़्यादातर खबरें अफसोसनाक हैं। जिसमें सबसे पहले तरीक़े लबैक के हवाले से है, और इस हवाले से BBC ने रिपोर्ट जो की है खबर, वही कोट करेंगे कि लाहौर में कालअदम तंजीम तहरीक लबैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों ने इस्लामाबाद की जानब मार्च शुरू कर दिया है, और इनकी पेशकदमी रोकने के लिए पुलिस के दौरान झड़पों में कम अज़ कम 2 पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। तहरीक लबैक की जानब से भी बड़ी तादाद में कारकुनों के ज़ख्मी होने के दावे किए गए हैं, जिनकी आज़ादाना ज़राइत ने तस्दीक ताल नहीं की। BBC के मुताबिक तहरीक लबैक के कारकुनों ने अपने मुतालबात तस्लीम किए जाने के लिए दी गई डेडलाइन के ख़ात्मे के बाद जुमे को मुल्तान रोड पर वाक़ अपने मरकज़ से रैली की सूरत में आगे बढ़ना शुरू किया, तो MO कॉलेज के करीब पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए, जबकि इस दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया। ये वो मौका था जब MO कॉलेज से दाता दरबार तक का इलाका झड़पों का मरकज़ बन गया। लाहौर पुलिस के तर्जमान का कहना था कि इन झड़पों में पुलिस एहलकार 2 हलाक हुए। लाहौर पुलिस का यह भी कहना है कि दोनों एहलकार TLP के कारकुनों के पथराव का निशाना बने। तर्जमान ऑपरेशन विंग के मुताबिक पथराव से मुतअद्दिद एहलकार ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने इन हलाकतों का इल्ज़ाम उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद है, जो हम पर थोपा जा रहा है। पुलिस की जानब से मुजाहिरीन पर पेट्रोल बम फेंकने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है, पुलिस ने लगाया है, और ये भी कहा कि मुश्तल हजूम की जानब से डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है जनाब हमारा पाकिस्तान, जो इस वक्त लाहौर है। लाहौर की हालत बड़ी ख़राब है। लाहौर में जगह जगह जो है वो नाके हैं। लाहौर तकरीबन बंद है, मतलब उसको आप बंद ही कह सकते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला के पंजाब का कहना था कि तहरीक लबैक के लॉन्ग मार्च में शामिल मुजाहिरीन के मुबैना तशद्दुद और गाड़ियों की टक्कर से हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाकिन से हमदर्दी व इज़हार तज़ियत करते हुए कानून हाथ में लेने वाले अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, और कानून का जो है अमलदारी उसको यकीनी बनाया जाएगा। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर कानून राजा बिशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन मुज़ाकरात कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुल्क में अमन व अमान आतशी के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जबकि तहरीक लबैक वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे शाद हुसैन रिजवी साहब को आज़ाद नहीं किया जाएगा, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। ये हालात बहुत पीछे जो कबल भी एहतजाज हुआ था उसमें भी हलाकतें हुई, जिसमें कारकुनों के भी हुई, पुलिस एहलकारों की भी हुई, लेकिन किसी को क्या मिला। और अब भी यही सिलसिला जारी है, और उड़ती खबरें हैं जो तस्दीक शुदा नहीं है कि तहरीक लबैक के भी कुछ कारकुनान जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये उड़ती खबर, इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन तस्दीक चूँकि ज़ख्मियों की तस्दीक है कि कुछ लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि इस बारे में शेख रशीद साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर हम जनाब फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकालते हैं तो हम पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदियाँ लग सकती हैं, या हमारा जो है हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो रास्ता तो कुछ निकालना पड़ेगा। रास्ता निकालने के लिए हुकूमत को पहल करनी पड़ेगी, हुकूमत को पहल करनी भी चाहिए। शाद हुसैन रिजवी के हवाले से हुकूमत को और तहरीक लबैक के कारकुनान को बैठकर कुछ अमन की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि ये मसला जो है अगर बढ़ेगा तो इसमें जो भी लोग हलाक होंगे, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो तहरीक लबैक के कारकुनान हों तो होंगे तो पाकिस्तानी।
ہوں گے تو پاکستان کے شہری، جس سے یہ نقصان پاکستان کا ہے، یہ پنجاب کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، عثمان بزدار صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کو کچھ نرم اور لچکدار رویہ اپنا کر آگے بڑھنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جائیں اور معاملات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں۔ چونکہ دیکھیں کاروباری نقصان، لوگوں کو پریشانی، روڈ جگہ جگہ سے بلاک، دکانیں بند، اس سے کیا ہوگا؟ معیشت تو پہلے پاکستان کی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس سے مزید تباہی اور بربادی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک والوں کو بھی چاہیے کہ کوئی نرم رویہ وہ بھی اختیار کرے، اور اتنی سختی بھی درست نہیں ہوتی۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ حکومت مجبور ہے وہاں وہ تھوڑا سا حالات کے مطابق چلے۔ یہ تو بات یہ اس طرح اگر کریں گے، حکومت کہے گی کہ میں نے جو بات کہہ دی وہ فائنل ہے، یا وہ کہیں گے جو ہم نے کہہ دیا کہ وہ فائنل ہے۔ دونوں فریقین کو چاہیے کہ ملک کو سامنے رکھیں، جہاں ملک کا نقصان ہے وہاں سے جو بندہ ضد پر کھڑا ہے اسے واپس اپنے قدم کھینچ لینے چاہیے، چونکہ دونوں کی طرف سے جہاں بھی زیادتی ہوگی، جو بھی اپنی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، حق پر نہیں چلے گا، وہ پاکستان کا نقصان کرے گا۔ تو پاکستان کا نقصان کرنے سے بہتر ہے کہ اس قتل و غارت سے بچا جائے۔ یہ اس جو حالات چل رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کو بھی بچایا جائے، پاکستان کو بھی بچایا جائے۔ تو جناب اس حوالے سے صبح تحریک لبیک کے جو ہیں پاکستان کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 20 کارکن جو ہیں اٹک سے گرفتار ہوئے ہیں، ٹیکسلا سے 10، راولپنڈی میں راست میں لیا گیا ہے۔ اس طرح دیگر شہروں میں بھی یہ معاملات جاری ہیں، پورے شہر میں افراتفری ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی عوام پریشانی کا شکار ہے۔ وہ ذہنی طور پہ کرب میں ہے، وہ پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں امن داؤ پر لگ چکا ہے، اور اس میں نقصان صرف اور صرف ہمارا ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا، یہ میری آواز عوام کی آواز ہے، کہ پاکستانی حکومت جس میں وزیر اعظم پاکستان اور عثمان بزدار صاحب آگے بڑھ کر کوئی اس کا ایسا راستہ نکالیں جس میں امن آئے، جس میں یہ معاملات ختم ہو، وائنڈ اپ کی طرف جائیں۔ بہرحال فی الوقت حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام آباد اگر بند ہو جاتا ہے تو اس طرح جو ہے بہت سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، چونکہ اسلام آباد دل ہے۔ تو اس طرح جمعے کے روز صبح سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد چوک اور راولپنڈی اسٹیڈیم روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کی مرکزی شاہراہ مری روڈ کو بھی متعدد جگہوں سے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا، جس سے دونوں شہروں میں عام لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تحریک لبیک کے مطابق ان کی جماعت اور کارکن بعد نماز جمعہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جمعہ کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مارچ روکنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے پیش پلان اور بھی موجود ہیں، ہمارے اور پلان موجود ہیں۔ مطلب یہ جو ہے نا، یہ خانہ جنگی کی طرف جاتی ہے بات، کہ آپس میں اگر ہم دستے گرباں ہو گئے تو خانہ جنگی کی طرف۔ پہلے ہی ملک میں جو ڈالر ہے وہ کہیں پھر رہا ہے، پہلے ہی ہم بڑی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایک اور ہوش اڑا دینے والی خبر ہے جناب کہ 10 روپے پیٹرول میں اضافہ چند دن قبل ہوا ہے، 30 روپے تک مزید ہو سکتا ہے۔ یہ جناب خبر ہے جس کی تصدیق کر رہے ہیں 92 نیوز پر یہ شائع ہوئی ہے۔ اپنا جو ہے ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب ماہر معاشیات، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈی ڈبلیو ہونے سے متعلق گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے بیان کے پیچھے کیا منطق ہے۔ اگر یہ منطق ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر 300 روپے لے جائیں۔ کوئی لوگ شاید 80 سے 90 لاکھ باہر رہنے والے پاکستانی ضرور ہوں گے، لیکن اس بحران میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ
बहुत बुरी हो रही है। रुपया 40 से 45% गिर चुका है। खाने की चीज़ें महंगी बिक रही हैं। स्टेट बैंक को किसी सियासी पार्टी का बयानिया लेकर नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अगर IMF से वादे पर अमल किया जाता है तो 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा और 170 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच जाएगा। माहिर मईशत डॉक्टर इशफाक हसन ने बुध के रोज़ एक TV चैनल में गुफ्तगू में कहा और इंकशाफ किया कि IMF का मुतालबा था कि मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने से कबल डॉलर 172 रुपये का करके आएँ। उनके मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफे का मुतालबा किया है IMF ने, जबकि मज़ीद झटकों के लिए तैयार रहें, क्योंकि IMF फ़ी लीटर पेट्रोल 30 रुपये और 17% सेल टैक्स ऐड करने का भी मुतालबा कर रहा है, जिससे पेट्रोल की कीमत 200 रुपये तक चली जाएगी। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्लान बनाने की हदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल महंगाई का दादोशुमार का जायज़ा भी लिया गया। इजलास में इमरान खान ने कम आमदन वालों को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी पर प्लान बनाने की हदायत की। यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए महंगाई में रिलीफ देने के लिए भी कम आमदनी वालों को सब्सिडी दी जाएगी। इस हवाले से गवर्नर से इमरान इस्माइल ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि मोटरसाइकिल, रक्शा और अवामी सवारी को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का प्लान आइंदा हफ्ते पे। क्या अजीब मंतक है। अब जो पेट्रोल होगा रक्शे पे उसको सस्ता मिलेगा, जो गाड़ी पे होगा उसको महंगा मिलेगा। अजीब मंतक है। हुकूमत ने जाने क्या कर रही है और क्या सोच रही है और किस तरफ जा रही है। अगर 30 रुपये मज़ीद पेट्रोल महंगा होता है तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही फरमाया करते थे कि पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो फिर तो ये होगा कि आवाम की कमर बिल्कुल तोड़ देने वाली बात होगी कि कोई उठने के काबिल ही ना रहे। सफ़ेद पोश तबका तो पहले ही मर चुका है, वो तो बेचारा अब सफ़ेद पोशी का भरम ही उसका टूट गया है। इतनी महंगाई हो चुकी है। तनख्वाहदार तबका की तनख्वाहें जितनी बढ़ाई गई हैं उससे 3, 4, 5 गुना महंगाई बढ़ाई जा चुकी है। और अब 30 रुपये फ़ी लीटर अगर बढ़ता है तो इससे बड़ा बम अपनी आवाम पर चलाया जाना होगा। इसे पेट्रोल बम ही, जेन्युइन पेट्रोल बम ही तस्वर किया जाएगा जो आवाम में चलेगा और उनकी ज़िंदगियां तक छीन लेगा। तो ये जो सब्सिडी देने का रक्शा और अवामी मोटरसवारी, मोटरसाइकिल, ये एक अजीब मंतक है। इसकी समझ हमारी समझ में नहीं आ रही। ये वही वो कट्टों वाली बात या बकरियों वाली बात, अंडों वाली बात। अब मतलब उसको प्लानिंग करने वाले जो है वहाँ पेट्रोल पंप को कहेंगे कि मोटरसाइकिल रक्शे को और जो रक्शा वाला है या मोटरसाइकिल वाला है उसे आपने 10 रुपये सस्ता देना है, इसे 10 रुपये। ओ भाई, आप 1 रुपया भी बढ़ाएं तो वो भी आवाम पर भारी होगा। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को महंगाई में कमी करने पर तवज्जो देनी होगी, ना कि 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने पर तवज्जो देनी होगी। बहरहाल यहाँ तक ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें।